यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ई शिक्षा अधिवेशन में। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कोरोना काल है तो क्यों ना तकनीक के माध्यम से ही हम आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से रूबरू कराएं। वैसे भी कोरोना ने शिक्षा को और आधुनिक कर दिया है। पहले पढ़ाई के लिए बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन कोविड-19 ने उन्हें घर बैठे ही स्कूल से जुड़ने का मौका दिया और अब मोबाइल के जरिए ही छात्र घर बैठे अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। तो इस मुश्किल वक्त में बहुत कुछ बदला है। अब सरकार शिक्षा की नई तकनीक को लेकर क्या सोचती है, कैसे वो इसमें और बदलाव कर सकती है, इन्हीं सभी बातों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको सर शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उपचुनाव में आप लोगों को जीत मिली है, 7 में से 6 सीटें आप लोगों ने जीती हैं। ये योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल है, जो जनता ने उपहार के रूप में दिवाली का सबसे बड़ा उपहार दिया है। जी सर, अब बात कर लेते हैं शिक्षा की, अब बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों की, टीचर्स की। पूरा देश अनलॉक है, लेकिन अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है, एक विभाग ऐसा है जो अभी तक पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ। कुछ क्लासेस जरूर शुरू हुई हैं। वो कब तक अनलॉक करने की संभावना है कि वो कब तक अनलॉक हो जाएंगे? देखिए, अभी जो हमने 9th, 10th, 11th की कक्षाएं हैं, 12th की, उनको ऑफलाइन कक्षाएं हो सके, इसके लिए उनको खोलने का हमने घोषणा की है। और 17 तारीख से हम बीए, बीकॉम, बीएससी इनकी ग्रेजुएशन इस तरह की कक्षाओं को भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में इनको हम खोलने जा रहे हैं। हमारा मंतव्य यही है कि बच्चे पूरी सुरक्षा के साथ जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन करते हुए बच्चों का अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है वो विद्यालयों में सुनिश्चित हो। इसके लिए कड़ाई के साथ उसका कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन जरूरी किया गया है। और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज कराएं, पहले थर्मल चेकिंग कराएं और उसके बाद जब बैठें तो ऑड इवन के तौर पर थोड़ा थोड़ा दूर की दूरी लेकर बच्चों को बैठाने की व्यवस्था हो। 50% एक दिन में, 50% दूसरे दिन में बच्चे आ सके। इस प्रकार के तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा की पूरी चिंता संबंधित विद्यालय के माध्यम से की जा सके। जी, क्या सर इन निर्देशों को मॉनिटर भी किया जाता है? जो निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों की तरफ से, आपने जो निर्देश दिए हैं वो उनका पालन हो रहा है, क्रियान्वयन उनका हो रहा है धरातल पर या नहीं? क्या इसको मॉनिटर करते हैं आप लोग? निश्चित रूप में हमारे जो जिला विद्यालय निरीक्षक और उनकी जो टीम होती है उस समय समय पर विद्यालयों की चेकिंग करती है और इस प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं उनके आधार पर भी उनकी औचक निरीक्षण किया जाता है, जिससे ये गाइडलाइन का अनुपालन कर सकें। सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी उन अधिकारियों पर होती है और साथ साथ एक नैतिक कर्तव्य भी माना जाता है कि ये प्रिंसिपल्स का और प्रबंधकों का नैतिक कर्तव्य है कि जो दिशा निर्देश दिए गए उनका वो पालन करें। और अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारे जिला के जो माध्यमिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सुसंगत नियमों के अंतर्गत कार्रवाई भी सुनिश्चित करते हैं। दिनेश शर्मा जी, कोरोना का काल है और कोरोना की वजह से पूरे विश्व पर ही असर पड़ा है, हर एक सेक्टर पर असर पड़ा है। कोरोना काल में आपके कामकाज पर, आपके विभागों के कामकाज पर कितना असर पड़ा है? देखिए, निश्चित रूप में मार्च से जब से कोरोना का दुष्प्रभाव पड़ा है, पठन पाठन की प्रक्रिया में काफ़ी बाधाएं आई हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग का कि हमने जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं थीं वो हमने 22 मार्च के पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह में ही इनको हमने संपादित करा दिया था। इसलिए बोर्ड की परीक्षाओं को कराने में तो हमें दिक्कत नहीं आई, लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षाओं को कराने के लिए हमें काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ा। हमने कोरोना कार्यकाल में ही जो कॉपी थी 80 लाख से ऊपर कॉपियों को चेकिंग कराने का काम हमने किया और समय से रिजल्ट हमारा आ गया। लेकिन जो बच्चों को जाकर ऑफलाइन पढ़ने का, कैंपस में जाकर पढ़ने का जो
कार्य था वो सुनिश्चित नहीं हो पाया। लेकिन मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता हूँ कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे थे तो उनके लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई और ये इतना सफल प्रयोग हुआ कि इसके लिए हम लोग अगर विशेष ट्रेनिंग कई बार कराते तो शायद इतना समय में शुरू नहीं हो पाता। व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के साथ साथ यूट्यूब के चैनल के माध्यम से क्लासेस, स्वयं प्रभा चैनल, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, ये अलग अलग साधन हम लोगों ने अपनाए जिनके माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग को हम संभव बना सके। और मुझे खुशी है कि ऑनलाइन टीचिंग बिल्कुल की क्लासेस दिनेश शर्मा जी, लगातार इसकी हर लगते जगह रहे और सराहना आज भी हो रही लग है, रहे लेकिन हैं। एक सवाल आज ये भी है कि उत्तर प्रदेश में क्या दूर दराज के जो विद्यार्थी हैं उन तक इसकी पहुंच है? क्या वो ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ पा रहे हैं? क्या उनका सिलेबस पूरा हो पा रहा है? क्योंकि संसाधनों का भी अभाव है कि हर किसी के पास न लैपटॉप है, न मोबाइल फोन है, तो ऐसे में उन छात्रों तक कैसे शिक्षा पहुंच रही है? नहीं, उनके लिए तो देखिए दूरदर्शन तो आज पंचायतों तक पहुंच चुका है। सरकारी स्तर पे भी पंचायतों में लगाए गए हैं और दूरदर्शन की पहुंच काफ़ी दूर तक है। और वहां पर स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार टीचिंग का काम भी करा रहे हैं। तो जहां पर मोबाइल नहीं पहुंचता वहां पर जैसे क्लास हम लोग ऑफलाइन उसमें क्लास लेते थे, वैसे ही समय पर हमारी सुबह शाम दोपहर हमारी क्लासेस लग रही हैं दूरदर्शन के माध्यम से और स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से। बच्चे अपनी पढ़ाई वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ नेटवर्क की समस्या है। क्या किसी तरह की कोई चुनौतियां फेस की गई जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी? स्टूडेंट्स ने या फिर शिक्षकों ने किसी तरह की कोई शिकायत आपके पास पहुंची हो कि हमें इस तरह की समस्याएं हो रही, चाहे वो इंटरनेट स्पीड्स को लेकर या दूसरी तरह की समस्याएं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि सबके पास में स्मार्टफोन है कि नहीं है। उसके बाद दूसरी चुनौती ये आई कि नेटवर्क वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। तीसरी चुनौती ये आई कि ऑनलाइन के लिए हमें विशेष प्रशिक्षण देने की ज़रूरत थी कि जो हमारे टीचर्स भी एक प्रशिक्षित तौर पे बच्चों को पढ़ा सकें। तो ये तमाम चुनौतियों के बीच में मैं कहूँगा कि एक अवसर के रूप में हमने देखा और बड़ा अच्छा स्थिति में ये हमने व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप्स बनाए और उनके माध्यम से बच्चों तक पठन पाठन की प्रक्रिया ये बहुत काफ़ी लोकप्रिय हुई। साथ में ई कंटेंट्स बनाए गए। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हायर एजुकेशन में एक नई ई लाइब्रेरी, जिसको डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में हम कहेंगे, शिक्षा महादान 2 माह हमने मनाए कि शिक्षा महादान माह ये होंगे और 2 महीने में 56,000 के आसपास 56,000 के आसपास ई कंटेंट हमारे ई लाइब्रेरी, जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी थी, उसमें अपलोड हो गए। अब कोई बगैर पैसा खर्च किए अच्छे अच्छे लेक्चरर्स के लेक्चर जो है कोई भी विद्यार्थी चाहे तो अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से वो आसानी के साथ हमारी डिजिटल लाइब्रेरी से वो लेक्चर्स को पढ़ सकता है या उससे वो सीख सकता है। तो ये कुछ अवसर थे जिनका उपयोग हम लोगों ने सकारात्मक रूप में किया। अब आज की जो डिजिटल लाइब्रेरी है ये काफ़ी समय तक बच्चों को लाभ पहुंचाने वाली है। इसी तरीके से ई कंटेंट्स हम लोगों ने किए और यूट्यूब चैनल पे खुद के हमारे अच्छे जो टीचर्स थे उनके रिकॉर्ड्स करके, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनके लेक्चर्स बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। वो भी हज़ारों की संख्या में हमारे यूट्यूब चैनल के लिए जो हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं उनका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव बच्चों पर पड़ा है कि जैसे कक्षा में वो पढ़ते थे वैसे ही वो अच्छे टीचर्स उनको वही सब्जेक्ट, वही कोर्स का शेड्यूल अपने लेक्चर्स के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग करा के पढ़ा रहे हैं। तो ये एक मैं कहूँगा कि समय ऐसा था जो संक्रमण काल था। संक्रमण काल पे को हम लोगों ने इसको एक अवसर के रूप में चुनकर और इसकी सकारात्मक गतिविधियों को हमने अंजाम देने में सफलता आप प्राप्त बता रहे हैं की कि है। ऑनलाइन शिक्षा में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कोविड काल ये अचानक आया। क्या आप लोग पहले से तैयार थे या कितना वक्त लगा आप लोगों को प्लानिंग करने में कि हमें डिजिटली हर एक छात्र तक पहुंचना है, उस तक ऑनलाइन कक्षाएं पहुंचाने की? वो घर पर अगर बैठा है तो पढ़ाई कर ले, अगर घर पर नहीं है तो फिर हम या दूरदर्शन के जरिए या टीवी चैनल्स के जरिए उन तक पहुंचे। कितना वक्त लगा इसकी प्लानिंग करने में? देखिए, पहले से 20% यूजीसी ने और भारत सरकार ने अलाउ कर रखा है ऑनलाइन टीचिंग के लिए।
तो उसकी कहीं कहीं पढ़ाई अपने आप से पहले से ऑनलाइन होती रही है। लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल ने अचानक ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से हमें समय तो नहीं मिला था, लेकिन 1 महीना प्रारंभिक दौर में 15 दिन की कठिनाई जरूर आई, लेकिन 15 दिन के बाद धीरे धीरे लोगों ने इसको अपनी आदत में शामिल किया। और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे अध्यापकों को और बच्चों को भी कि उन्होंने इतनी जल्दी इसको कैच किया कि सारा पठन पाठन ऐसा लगने लगा कि जैसे हम लोग वर्षों से प्रशिक्षण देकर पठन पाठन करा रहे हों। ये मात्र 4-5 महीने में जिस प्रकार से ऑनलाइन टीचिंग का प्रभाव पड़ा है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी अगर हम ट्रेनिंग कराए होते और बहुत सारा हम लोग प्रयत्न किए होते तो शायद आज हम उस नतीजे पे पहुंचते जिस पे हम मात्र 4 महीने में हम लोग पहुंच गए। दूसरे राज्यों की तुलना में आप इस वक्त कहां पर अपने आप को देख रहे हैं इस विभाग के तौर पर? देखिए, मैं दूसरे राज्यों से तुलना नहीं करता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि दूसरे राज्य हम लोगों से परामर्श करते हैं कि आखिर आप कैसे ले रहे हो, और दूसरे राज्य हमारे तमाम जो शिक्षा संबंधी सुधार हैं उनको आज अपना रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश एक अच्छी स्थिति में है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसने परिवर्धन करके, जैसे हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया नकल विहीन परीक्षा को कराने में, हमने 1,91,000 CCTV कैमरे लगाए और हमने सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम की स्थापना करके जैसे ऑनलाइन हमको कहता है कि जो सिस्टम्स को हमने डेवलप किए थे उसका लाभ हमको मिला कि हमारी परीक्षाएं नकल विहीन हुई और हमने काफ़ी सफलताएं प्राप्त करी थी। उसी तरीके से धीरे धीरे हमने जो पठन पाठन की प्रक्रिया थी उसमें भी टीचरों ने पहले तो अपने को असहज माना, बाद में वो सहजता के रूप में उन्होंने इसको ग्रहण कर लिया और आज हम कह सकते हैं कि परिपक्वता के साथ में हमारी कक्षाएं लग रही हैं। अभिभावकों ने लेकिन अभिभावकों ने इस चीज को बड़ा जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। वो ये कह रहे थे कि जब क्लासेस स्कूल में जाकर लगी नहीं रही हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आप फीस क्यों ले रहे हैं? आप इस समस्या को, अभिभावकों की इस शिकायत को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि उनको इस तरह की शिकायत करनी चाहिए या वाजिब है उनकी शिकायत? नहीं, देखिए, अध्यापकों का अपना तर्क है और कहीं कहीं उनका तर्क सहज रूप में सही भी दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रबंध तंत्र का अपना तर्क है और उनका कहना है कि हम अगर ऑनलाइन टीचिंग करा रहे हैं तो टीचर्स की तनख्वाह तो हमको देनी पड़ रही है, हमको तो स्कूल खोलना ही पड़ रहा है, हमको सारी गतिविधियां तो पहले की तरह करनी पड़ रही हैं जिसमें बच्चों को हम बुलाकर पढ़ाते थे, तो इसलिए वो अपना शुल्क ले रहे थे। लेकिन हमने उस पर आदेश जारी किए थे कि परिवहन शुल्क जो है वो कोई भी बच्चों से नहीं लिया जाएगा। इस वर्ष किसी प्रकार का शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी और इसीलिए हम लोगों ने तमाम चीज़ों को करके कि 3 माह का या 6 माह का शुल्क एक साथ जमा करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। शुल्क जो है प्रतिमाह के आधार पर लिया जाएगा। ये कुछ तमाम दिशा निर्देश हमने जारी किए थे जिससे अभिभावकों को सहूलियत मिल सके। जी, दिनेश शर्मा जी, आपने बताया कि अभी कोविड काल चल रहा है, ऐसे में हर बच्चे तक कैसे शिक्षा पहुंचे इसकी सारी कोशिशें, जहां पर ऑनलाइन पहुंच सकते हैं वहां पर बच्चे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जिनके पास लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, और जिनके पास नहीं है तो हम डिजिटल जो है टीवी चैनल्स के माध्यम से पहुंच रहे हैं। जहाँ जो दूर दराज के हिस्से हैं वहां पर ये ई लर्निंग कैसे पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी? क्या इसके लिए कुछ तैयार किया जा रहा है कि हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन हो, मोबाइल ना भी हो तो लैपटॉप तो हो, ताकि वो पढ़ ले? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि केंद्र सरकार जो केबल नेटवर्किंग का काम बहुत तेज़ी से कर रही है, तो नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भारत सरकार की कार्य योजना के अंतर्गत शामिल है और प्रदेश सरकार भी उस पर सहायता कर रही है। गांव-गांव तक नेटवर्किंग का जाल बिछ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ लोगों में इस बात की चाहत बढ़ी है कि वो स्मार्टफोन का प्रयोग करके इससे कहीं ना कहीं हमसे जुड़ने का काम लोगों ने स्वतः से किया है। सर, जो नई शिक्षा नीति है केंद्र की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई सुझाव भी है उसको लेकर आपका कि इसमें ये थोड़ा सा ये बदलाव होना चाहिए, नई शिक्षा जो नीति है? देखिए, नई शिक्षा नीति को मैं कह सकता हूं कि जो 1968 में पहली बार शिक्षा नीति लागू हुई वो, और उसके बाद 1986 में दूसरी बार
शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप सामने आया। लेकिन दोनों बार जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उससे उसके प्रभाव से हम उबर नहीं पाए थे। इस बार की शिक्षा नीति में बृहद पैमाने पर कई लाख लोगों का परामर्श शामिल करते हुए सभी पक्षों के विचारों को समावेशित करके जो शिक्षा नीति बनाई गई है, मैं कह सकता हूँ कि जो मैकाले की काली साया थी उससे हमारा भारतवर्ष उभर सकेगा और निचले स्तर पे हमारी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव बढ़ेगा और बच्चों को आंगनबाड़ी से के कार्यकर्ता के द्वारा और वो 3 वर्ष से उम्र के ही बच्चों को पठन पाठन की प्रक्रिया में हम शामिल करने में सफल बनेंगे। और साथ में जो हमारे हायर एजुकेशन के क्षेत्र में तमाम गतिविधियां हैं उनको भी हम संपादित करने में इसलिए सफल होंगे कि नई शिक्षा नीति ने तमाम प्रयोग किए हैं तमाम प्रकार के कोर्सेज को। जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने बहुत सारी ऐसे अनावश्यक कोर्सेज थे जिनको हटाने की घोषणा की। जैसे एमफिल को हम लोगों ने अब आगे से नहीं होगा, उसको हटाने की घोषणा की है। उसी प्रकार तमाम सुधार उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भी नई शिक्षा नीति में तमाम व्यापक परिवर्तन और परिवर्धन किए गए। दिनेश शर्मा जी, 10वीं 12वीं की क्लासेस शुरू हो गई हैं और एक अच्छी व्यवस्था यह है कि जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, जो नहीं आना चाहता है क्लासेस में, वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। तो जब ये व्यवस्था है तो सर क्यों नहीं पहले से लेकर 10वीं तक के बच्चों को भी स्कूल बुलाया जाए? जिनके अभिभावक दिलचस्पी दिखाते हैं वो स्कूल भेजें, जो नहीं आना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लें। तो इस तरह की व्यवस्था के इस पर विचार किया जा रहा है कि आप जो छोटी क्लासेस हमने बुलाया जाए? जी, हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। आगे अगर कोरोना का जो प्रकोप है वो कम होता है तो हम बच्चों को, जो निचले स्तर के बच्चे, निचले क्लासेस के बच्चे हैं उनको भी हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में उनको बुलाने का हम काम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के और 9th 10th 11th और 12th के बच्चों को ही हमने बुलाया है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्कूल के क्षेत्र में बच्चों को कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाने का है। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है उसका विश्लेषण करने के बाद ही ये निर्णय होगा। देखिए सर, मेडिसिन तो बनी नहीं, तो ऐसे में कोरोना काल खत्म कब होगा ये कोई कह नहीं सकता है। लेकिन आप शिक्षा का भविष्य कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में कि कैसा होगा आने वाले वक्त में, अगर कोविड काल रहता है तब और कोविड काल नहीं रहता है तब? देखिए, जाहिर सी बात है हम लोग आशान्वित हैं, वैक्सीन बनेगी, कोविड का प्रभाव कम होगा। लेकिन अगर किसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में नहीं भी कम होता है तो हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग एक विकल्प के रूप में चुना है और काफ़ी हद तक हम लोगों ने सफलता भी प्राप्त की है। हम लोगों ने भारत सरकार से मांग की है कि 20% जो हमको अभी तक पढ़ाने के लिए मिलता था ऑनलाइन, उसको बढ़ाकर 40% कर दिया जाए, जिससे कि ऑनलाइन ज़्यादा समय तक हम बच्चों को पढ़ा सके। जी, दिनेश शर्मा जी, कोर्स को कंप्लीट हम ज़्यादा समय तक कर सके। जी, अभिभावकों की शिकायत हमने रखी थी आपके सामने कि अभिभावक फीस जो ले रहे हैं स्कूल वाले, और उस पर आपने बताया कि बहुत तरह के निर्देश जारी भी किए गए हैं कि फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, जो है वैसी रहेगी। लेकिन अभिभावक ये मांग कर रहे हैं कि आखिर 1 साल तक यही व्यवस्था होनी चाहिए, अगले 1 साल तक उनसे फीस ना ली जाए। देखिए, फीस का एक तर्क जो प्रबंध तंत्र का होता है कि अगर वो फीस नहीं लेंगे तो टीचर्स को जो उनका वेतन है वो कहाँ से देंगे। अगर टीचर को वेतन नहीं देंगे तो चाहे वो ऑफलाइन कक्षाएं हो चाहे ऑनलाइन कक्षाएं हो, वो कैसे होंगी। सरकार निजी क्षेत्र के विद्यालयों को इतना पैसा सरकार के पास नहीं होता कि वो उनको वेतन या कोई अनुदान दे सके। इसलिए एक मजबूरी होती है कि टीचर्स को अगर शुल्क देना है, कर्मचारियों को टीचर्स को वेतन देना है और कर्मचारियों को वेतन देना है, तो फीस लेना प्रबंध तंत्र का कहना है कि उनके लिए फीस लेना उनके लिए मजबूरी बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के निर्णय एक कठिन निर्णय होते हैं कि शुल्क लिया जाए या ना लिया जाए। इस बारे में एक व्यापक चर्चाएं हुई हैं, लेकिन शुल्क कम हो सके इसके लिए भी कई प्रबंध तंत्रों ने स्वयं से घोषणा की है। जैसे लखनऊ में प्रबंधक एसोसिएशन ने स्वयं से घोषणा की कि वो 20% जो शुल्क है वो स्वयं से कम लेंगे। इस प्रकार की पहल कई जिलों में हुई है तो उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जी,
दिनेश शर्मा जी, आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला। आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको उपचुनाव की बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और बहुत। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा एबीपी गंगा के साथ जुड़े और शिक्षा क्षेत्र में क्या काम कर रही योगी सरकार, क्या क्या काम किया है, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे अभ्यर्थियों तक पहुंच रही है, जो दूर दराज के हिस्से जहां पर इंटरनेट नहीं है या मोबाइल लैपटॉप बच्चों के पास नहीं है, उन तक कैसे पहुंच रही है, ये जानकारी दी। अभिभावकों की जो शिकायतें हैं उस पर भी उन्होंने अपनी बात को रखी और जो शिक्षक है, जो स्कूल प्रबंधन है, उनकी जो अपनी समस्या है, उन बातों को भी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने एबीपी गंगा के साथ साझा किया और एक संदेश दिया कि आने वाले वक्त में स्थितियां और सुधरने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा।